हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, अभी तक हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पूरा हो गया। आज एक बार जल्दी से उसकी रिवीजन कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं आई तो शायद रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाए। और बच्चों, हाँ, हमने कुछ टॉपिक वो भी कवर कर लिए जो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिए हैं। पर कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं आता। एक बार रिवीजन वीडियो में उन टॉपिक को एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन टेस्ट में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लाइक उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इस चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं। ये क्विक रिवीजन वीडियो होगी जिसके अंदर हम फटाफट से सारे टॉपिक को एक बार देखते जाएंगे कि क्या हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी मैटर। मैटर क्या बच्चों की? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, कि हमारे आसपास कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो मैटर। अब बच्चों, मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके रंग रूप के बेसिस पे, और दूसरा उसकी केमिकली क्लासिफिकेशन कि वो अंदर किस किस केमिकल वगैरह से बना हुआ है ना। तो फिजिकली बच्चों मैटर को किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है ना, कि उसका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह इस तरह से हो सकता है। और केमिकली बच्चों, या तो बच्चों प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हो सकता है या फिर वो मिक्सचर से मिलकर बना हो सकता है ना। अब बच्चों, प्योर सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं कि लाइक मैटर के? एक तो एलिमेंट होते हैं, दूसरे कंपाउंड। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ जिनके अंदर एक ही एटम हो। कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम हो, ना कि दो तीन एटम या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर हमने बात कर ली थी मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो कौन थे बच्चों? जो मतलब पूरा अच्छे से घुले हों, जैसे पानी के अंदर हमने नमक को डाल दिया, होमोजीनियस मिक्सचर है ना, कि सेम फेज हो हर जगह। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो पूरे मिक्स ना हो, है ना, कि लाइक जिसके अंदर दो फेस हों, डिफरेंट फेस वाले, है ना। ये सब बातें हमने बेसिक बेसिक आइडिया ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात कर ली थी बच्चों एसआई यूनिट की, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। जितने भी लाइक साइंटिस्ट वगैरह हैं या जितनी भी लेबोरेटरी वगैरह हैं, कि वो कौन सी यूनिट्स को यूज़ करती हैं जनरली एक्सपेरिमेंट करते टाइम, है ना, कि लाइक इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे जिसको हम भी जनरली क्वेश्चन वगैरह में फॉलो करते हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट जो जनरली ली जाती है ना। जैसे अब टेम्परेचर की काफ़ी सारी यूनिट है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। बट अब कौन सी ली जाए, कौन सी प्रेफर की जाए? ठीक है, तो प्रेफर की जाती है केल्विन, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट जो जनरली प्रेफर की जाती है। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बच्चों? केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? मोल, जिसे मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, MOL। और इंटेंसिटी, लूमिनस इंटेंसिटी की बच्चों यूनिट क्या होती है? कैंडेला, CD से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी सब स्टैंडर्ड यूनिट, काफ़ी तुमको मालूम ही होंगी, और जो भी नहीं मालूम आई होप आपको आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं प्रिसिशन और एक्यूरेसी की। अब बच्चों, मान लो कि हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, अब हम उसके बारे में श्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसी मेजरमेंट को दो तीन बार हम नाप लेंगे, दो तीन बार मेज़र कर लेंगे, है ना। अगर मान लो दोनों तीनों मेजरमेंट हर बार पास पास आ रही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, जो भी हमने मेजरमेंट किया वो प्रिसाइज है। ठीक है, कि वो जो वैल्यू आ रही है वो प्रिसाइज है ना। अगर मान लो वैल्यू हर बार अलग अलग सी आ रही है, तो हम बोलेंगे वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। तो हमने इसी को लिख दिया, इफ़ वी आर मेजरिंग सम वैल्यू फॉर मैनी टाइम, कि अगर हम किसी वैल्यू को काफ़ी बार मेजर कर रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है वो कितनी क्लोज है एक दूसरे से, उसी बोलेंगे प्रिसाइज। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो हम कोई भी कमरे की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, एक बार आई 2 मीटर, एक बार आई 2.1 मीटर, एक बार आई 2 मीटर, तो हम बोल सकते हैं वैल्यू प्रिसाइज है, क्यों? हर बार क्लोज आ रही है। अब बच्चों, मान लो कि हम उसी कमरे की वैल्यू कर रहे हैं, कोई और बंदा कर रहा है, उसकी कभी आ रही है 2 मीटर, एक बार आ रही है 2.5 मीटर, एक बार आ रही है 1.8 मीटर, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई, ये वैल्यू तो प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार ये आसपास नहीं आ रही। तो अगर किसी वैल्यू को प्रिसाइज होना है तो हर बार वैल्यू आसपास आनी चाहिए जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। अब मान लो हमने दो तीन मेजरमेंट ले तो ली, अब जो उसकी एवरेज वैल्यू है ना बच्चों, उसकी जो एवरेज वैल्यू है, अगर वो करेक्ट वैल्यू के पास आ रही है तो हम बोल देंगे कि हाँ, कि भैया हमारा ये वैल्यू करेक्ट है जो भी हमने मेज़र करी है। अगर उससे दूर आ रही है तो हम बोलेंगे कि हमारी वैल्यू इनएक्यूरेट है, करेक्ट नहीं है। लेंथ वगैरह वो थी 2 मीटर, वो ठीक भी कितनी है, करेक्ट वैल्यू कितनी है? 2 मीटर, तो हम बोल देंगे कि हाँ, वैल्यू एक्यूरेट है। अगर मान लो एवरेज वैल्यू आ गई मेजरमेंट की 2.5, तो हम बोल देंगे कि ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों, हमने बात कर ली थी साइंटिफिक नोटेशन की, कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी डिजिट वगैरह हो तो हम उसको किस तरह से 10 की पावर में लिखते हैं ना। अब ये 1,20,000 है, हम इसको बच्चों किस तरह से लिख सकते हैं? 1.2 इंटू में 10 की पावर 5, कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। सिमिलरली एवोगैड्रो नंबर को भी हम ऐसे लिखते हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, है ना। ये एवोगैड्रो नंबर है ना। तो इसको मतलब 10 की पावर में इसलिए लिखा कि इस हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए।
इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन की 10 की पावर में वैल्यूज़ को लिखना। बच्चों मान लो अगर हम इसका यूज़ ना करते तो हमें कैलकुलेशन करने में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है ना, तो इसी वजह से हम इन साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। फिर हमने बात कर ली थी कि अगर साइंटिफिक नोटेशन वगैरह की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड में हो जाती है, जैसे मान लो 2.2 इंटू में 10 की पावर 2 है, हम इससे मल्टीप्लाई करें 2 इंटू में 10 की पावर 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी जो 10 की पावर है आपस में ऐड हो जाएंगी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर 4। ठीक है, और मान लो हम डिवाइड करें तो 10 की पावर माइनस हो जाती है। देखो कैसे, मान लो 2 इंटू में 10 की पावर 3 को हम डिवाइड करें 2 इंटू में 10 की पावर 1, 2 से 2 कट जाएगा 1 आया, 10 की पावर इधर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तुम्हारे पास पावर कितनी बची 10 की पावर 2। ठीक है, ये सब हम अच्छे से देख चुके हैं। फिर हमने बात कर ली थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बच्चों 10 की पावर सेम होनी चाहिए। जैसे हमने ऐड करा 2.5 इंटू में 10 की पावर 2 प्लस में 2.5 इंटू में 10 की पावर 2, अब ये दोनों 10 की पावर सेम है तो ये वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5 इंटू में 10 की पावर 4, कुछ इस तरह से। ठीक है, और मान लो ये पावर सेम ना होती तो हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करके डेसिमल को आगे पीछे करके ये 10 की पावर को सेम बना लेते। ठीक है, फिर हमने बात करी थी सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी बच्चों, जो हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट वगैरह में है ना। अब बच्चों देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं 1 से 9 के बीच में वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। अब बात बचती है जीरो की, क्या जीरो सिग्निफिकेंट होगी नहीं होगी। तो बच्चों उसी को लेके ही 3-4 रूल हैं। देखो जैसे कि कैसे, मान लो बच्चों अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगी तो सिग्निफिकेंट होगी। जैसे दो नॉन जीरो डिजिट हैं, इनके बीच में जीरो कैसी है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, और बाकी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वही सिग्निफिकेंट होगी। अब बच्चों मान लो जीरो आ रही है नॉन जीरो डिजिट से पहले, ठीक है, तो वो जीरो कैसी होगी, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे अब ये नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ रही हैं तो कैसी होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। बच्चों अगला देखो, जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, कि जो भी जीरो होंगी नॉन जीरो डिजिट के बाद और डेसिमल पॉइंट के बाद वो होंगी सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो ये दोनों जीरो हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही हैं और नॉन जीरो डिजिट के बाद भी आ रही हैं, तो ये दोनों जीरो कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर पूरी फिगर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट जीरो होगी, 3, 2 0 0, तीनों कैसी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों मान लो, और बच्चों अगला देखो, जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, कि जो भी जीरो हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद होंगी नॉन सिग्निफिकेंट अगर उधर डेसिमल नहीं है। अब बच्चों तो जैसे मान लो अब इधर 22 के बाद कोई डेसिमल नहीं है तो ये तीनों जीरो कैसी होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल होता है इधर कहीं तो डेसिमल की बाद वाली जीरो होती है सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल नहीं है तो बच्चों ये जीरो कैसी होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं कि एग्जैक्ट नंबर हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। मान लो कोई भी एग्जैक्ट तुम्हें फिगर दी हुई है, जैसे 22 बेड दिए हुए हैं, 33 एग दिए हुए हैं, तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, ये एग्जैक्ट फिगर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 22.0000 है ना। तो बच्चों इसके अंदर जैसे जितनी भी जीरो हैं कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर जनरली एग्जैक्ट फिगर के अंदर कितनी होती हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है ना, कि बहुत सारे की अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर हमने बात कर ली थी राउंडिंग ऑफ डिजिट की, कि कई बार हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। कि जैसे मान लो 4-5 डिजिट आ रही है डेसिमल के बाद, तुम राउंड ऑफ करना चाह रहे हो, 2-3 डिजिट को हटाना चाह रहे हो, तो किस तरह से हटाओगे। तो बच्चों ज़रा देखो, मान लो तुम इस 7 को हटाना चाह रहे हो, ठीक है, अब बच्चों ये है 5 से बड़ा, 5 से बड़ा है तो इससे जो भी पहली वाली डिजिट होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, एक नंबर से बढ़ जाएगी, तो इसे हमने लिख दिया 12.6। बच्चों मान लो जो भी हम डिजिट हटा रहे हैं अगर वो 5 से छोटी है तो पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लो ये 4 है, 5 से छोटा है, इससे पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12.5। ठीक है, अगर स्मॉलर देन 5 होगा नंबर तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों मान लो कि ये तो होगी जब 5 से बड़ी है तो एक बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो सेम रहेगा। बच्चों मान लो जो हम डिजिट हटा रहे हैं वो 5 ही है, तब क्या होगा। अगर बच्चों मान लो जब भी हम 5 को हटा रहे हैं अगर उससे पहले वाली डिजिट ऑड है तो एक नंबर से बढ़ा देंगे। जैसे मान लो 5 से पहले वाली डिजिट कैसी है, 5 ऑड है ये, तो हमने इसको 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, 12.6। और मान लो बच्चों इससे पहले वाली डिजिट 5, अगर इससे पहले वाली डिजिट इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हमने 5 को हटाया तो इधर क्या आ गया बच्चों, 12.4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। फिर बच्चों हमने बात कर ली थी कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन कैसे किया जाए उनका। मान लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है बच्चों, मान लो तुमने मल्टीप्लाई करा इन दोनों को 1.254 इंटू में 2.5। अब इन दोनों टर्म में से सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों किस में कम है, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 4 हैं, तो हम आंसर भी किसके हिसाब से करेंगे बच्चों, कम वाली सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से। इधर 2 हैं, तुम्हारा आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से आएगा बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3.1। ठीक है, इधर थी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जितनी कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, मान लो इधर 3-4 मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसके हिसाब से ही हम आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया।
अब बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का रोल होता है। बच्चों मान लो हम 2-3 चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आंसर किसके हिसाब से होगा बच्चों, जो भी हमारी लिस्ट डेसिमल प्लेस डिजिट है ना उसके हिसाब से। जैसे इसके बाद है 2 डेसिमल डिजिट, इसके बाद है 1, इसके बाद है 3, तो आंसर किसके हिसाब से होगा, जो भी लिस्ट डेसिमल डिजिट है। लिस्ट कौन सी है बच्चों, 18.1, तो आंसर किसके हिसाब से होगा बच्चों, इसी के हिसाब से। यानी कि हमारे आंसर के बाद, हमारे डेसिमल के बाद आंसर में भी एक ही डेसिमल डिजिट आएगी। जैसे हम इसका आंसर तो आ रहा था 41.222, लिस्ट डेसिमल डिजिट है वो है 1, तो उसके हिसाब से आंसर आ गया 41.2। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस बच्चों तुम फिजिक्स में पढ़ते हो जनरली, केमिस्ट्री में इसका थोड़ा बहुत आइडिया होता है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, जनरली हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट फैक्टर बच्चों कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 1 मीटर के इक्वल क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। हम मीटर को इधर ले गए तो हमारा 1 क्या आ गया, 1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय मीटर। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस 100 सेंटीमीटर को इधर ले जाओ तो एक हमारा यूनिट फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, है ना। ये 2 यूनिट फैक्टर आ गया। अब बच्चों मान लो हमें कन्वर्ट करना है 5 मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है, 5 मीटर से सेंटीमीटर करना है, तो तुम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे बच्चों, 500 सेंटीमीटर। और एक दूसरा मेथड क्या है, यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो ये यूनिट फैक्टर कौन सा है बच्चों, सेंटीमीटर वाला यूनिट फैक्टर उठाओ, यानी कि जिसके ऊपर है जिसके नोमिनेटर में है सेंटीमीटर, उसको बस इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा खुद से कन्वर्जन हो जाएगा। मीटर से मीटर कट गया, हमारा क्या गया, 500 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सिंपल है। आई होप आप लोगों से ये हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों बात कर ली थी हमने टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। बच्चों ये हालांकि हमारे सिलेबस से हट चुका है, बट एक बार फटाफट इस पे जल्दी से नज़र मार लेते हैं। क्वेश्चन में, टेस्ट में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बोला था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जितना तुमने मास इनिशियली लिया उतना ही बाद में भी होगा। फिर हमने बात कर ली थी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, जब भी कोई एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। जैसे पानी कंबाइन करता है H2O में 1 रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के अंदर कितने रेशो में कंबाइन करते हैं, 1:8 में, है ना। हाइड्रोजन का होना चाहिए 1 ग्राम और ऑक्सीजन का होना चाहिए 8 ग्राम, तभी वो आपस में कंबाइन करेंगे, यानी कि उनका रेशो 1:8 होता है जनरली। ठीक है, तो ये बात बोली थी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने। फिर बात करी थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने। उसने क्या बोला था कि जब भी 2-3 एलिमेंट कंबाइन करेंगे वो एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। अगर मान लो उन 2-3 एलिमेंट में से हम एक का एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हैं, तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो सिंपलेस्ट रेशो में होंगे। ये हमने अच्छे देखा था, अगर आपको नहीं मालूम, नहीं याद, तो आप एक बार वीडियो में गो थ्रू करना, आपको याद आ जाएगा। फिर हमने बात कर ली थी गेल-लुसेक ऑफ गैसेस वॉल्यूम, कि जब भी गैसेस वगैरह आपस में कंबाइन करेंगे वो हमेशा फिक्स वॉल्यूम में कंबाइन करेंगे, है ना। हमने HCl वाला एग्जाम्पल देख लिया था। फिर हमने बात करी थी एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला था कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे गैसेस के केस में। जैसे मान लो तुमने 2-2 लीटर की 4 गैस ली, उनके अंदर मॉलिक्यूल भी 2-2 लीटर के अंदर हर एक गैस के सेम ही होंगे, है ना। कि लाइक अगर तुम सब गैसों का वॉल्यूम सेम ले रहे हो तो उसके अंदर मॉलिक्यूल भी उन गैसेस के सेम ही होंगे। इतनी सी बात बोली थी एवोगैड्रो लॉ ने। फिर हमने बात कर ली थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, ये भी हमारे सिलेबस से हट चुकी है। ठीक है बच्चों, ये भी हमारे सिलेबस से हट चुकी है। इसने क्या बोला था कि एटम सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इससे छोटा कोई पार्टिकल वगैरह नहीं है ना, ऐसी ऐसी बात बोली थी। फिर बोल दिया था कि सेम एलिमेंट है सेम टाइप ऑफ एटम, है ना। और बोल दिया था डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ऐसी ऐसी बात बोली थी। फिर उसने बोल दिया था कि एटम जब भी कंबाइन वगैरह करेंगे और फिक्स रेशो में करेंगे, ना, कुछ डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ये भी हमारे सिलेबस से हट चुकी है, हमने देख लिया था। फिर हमने बात कर ली थी, फिर बच्चों हमने बात कर ली थी एटॉमिक मास यूनिट की। 1 एटॉमिक मास यूनिट बच्चों क्या होती है, कार्बन के 1/12, हमने ये बात कर ली थी। फिर हमने बात कर ली थी मोलर मास कि लाइक मोलर मास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल का मास, है ना। कि लाइक पानी के 1 मोल का मास बच्चों कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, है ना। कि लाइक 1 मोल कंपाउंड का मास को क्या बोलेंगे, मोलर मास। और मोलर मास जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। और एटॉमिक मास यूनिट बच्चों जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में, पर आजकल किस में करते हैं, पहले करते थे AMU में, आजकल करते हैं यू में। यू क्या होता है, यूनिफाइड मास। फिर हमने बात कर ली थी बच्चों एवरेज एटॉमिक मास कि आइसोटोप के केस में एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा। वो कैसे निकालते थे बच्चों, आइसोटोप क्या होते हैं बच्चों, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। जैसे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन 2 तरीके से पाया जाता है, ठीक है। दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो होता है 17, बट एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35, एक का होता है 37। तो बच्चों ऐसे केस में किसकी बात करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास की। इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप 1 से मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप, और ऐड कर दो साथ में दूसरे आइसोटोप का फ्रैक्शन प्लस में उसका एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल देखो, क्लोरीन का हमने बात करी
17 एटॉमिक नंबर, एक का एटॉमिक मास 35, एक का 37, ठीक है। अब बच्चों ये वाला क्लोरीन नेचर में कितने परसेंट पाया जाता है, 75%, और ये कितना पाया जाता है, 25%। बस हमने इसका फ्रैक्शन निकाल दिया। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 100 से डिवाइड कर दो तो इधर से फ्रैक्शन आ गया 0.75, मल्टीप्लाई कर दिया इसके एटॉमिक मास से, और दूसरा हमने ऐड कर दिया इसका एटॉमिक मास दूसरे क्लोरीन के आइसोटोप का, हमने एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया उसका फ्रैक्शन, तो इधर से हमारा एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया बच्चों, 35.5 AMU। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हमने बात कर ली थी मोल कॉन्सेप्ट की, लाइक एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू में 10 के बाद 23 एटम। जैसे एक डजन के अंदर होते हैं 12 बनानास, है ना, तो ऐसे एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, तो 6.022 इंटू में 10 के बाद 23 एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह को इजी करने के लिए हमने इतनी बड़ी टर्म को एक नाम दे दिया 1 मोल, और इस 6.022 इंटू में 10 के बाद 23 को क्या बोलते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। क्यों, क्योंकि एवोगैड्रो ने इसको दिया था इस नंबर को। ठीक है, कि एक मोल के अंदर अप्रोक्स इतने एटम होते हैं। ठीक है बच्चों, और गैसेस के केस में बच्चों क्या होता है, एक मोल गैस का वॉल्यूम मालूम है कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, ये होता है किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों, और मोल को हमने ये बोला था किस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास लगा के, कि कोई भी तुम्हें एटम वगैरह का मास दिया होगा उसको डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से। फिर हमने बात कर ली थी कि वॉल्यूम के टर्म में बात कर सकते हैं, मान लो तुम्हें वॉल्यूम गिवन है, उसके मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जब भी बात बन जाएगी। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या है बच्चों, 22.4 लीटर। ठीक है, या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं मोल को, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, की जो भी तुम्हें पार्टिकल गिवन है, जो भी तुम्हें एटम गिवन है, उसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, जब भी हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। ये सब हमने क्वेश्चन वगैरह करे थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। हाँ बच्चों, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, है ना, मोलर मास की क्या यूनिट होती है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात कर ली थी मास परसेंटेज की, कि लाइक H2O है पानी, H2O है वाटर, इसके अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंट होगा, एक मोल H2O का मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो उस 18 ग्राम में से कि लाइक कितना परसेंट हमारा हाइड्रोजन होगा, कितना परसेंट ऑक्सीजन होगा, उसको हम कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ गिवन एलिमेंट, यानी कि जिसका भी मास निकालना है उसके मास को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, पूरे कंपाउंड का मोलर मास रखो नीचे, जिस भी एलिमेंट की मास परसेंट निकालो उसका मास ऊपर रखो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हमारा आ जाएगा मास परसेंटेज। फिर हमने बात कर ली थी बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला की। ठीक है बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो फॉर्मूला। जैसे कि देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये तो हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशो फॉर्मूला, कि लाइक इसका सिंपल रेशो क्या हो जाएगा, 1:2:1। पूरे को सबसे छोटी यूनिट से डिवाइड कर दिया 6 से, तो इधर बचा 1, इधर बचा 2, इधर बचा 1। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O। तो इसी को बोलेंगे बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, कि लाइक मोलिकुलर फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया, उसका सिंपल रेशो फॉर्मूला, उसी को हमने बोल दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, N इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। और बच्चों N किसके इक्वल होता है, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, की एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल देंगे और ऊपर रख देंगे मोलर मास, तो इधर से हमारा N आ जाएगा। N से एम्पेरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। हमने बात करी थी कि एम्पेरिकल फॉर्मूले को निकालते कैसे हैं, कि पहले तो मास परसेंटेज वगैरह की है उसे ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर उससे मोल वगैरह निकाल लो, है ना, फिर मोल से उसके सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो कि हमें एक उनका सिंपलेस्ट रेशो मिल जाए। इस तरह से हमने कुछ रूल देखे थे, हमने लिखे थे एम्पेरिकल फॉर्मूला के, आप एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हमने बात कर ली थी स्टोशियोमेट्री की। स्टोशियोमेट्री क्या होता है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि मान लो तुम्हें कोई केमिकल इक्वेशन दी हुई है, उसके अंदर पूछ रखा है कि इतने ग्राम कार्बन इतने ग्राम ऑक्सीजन के रेट करता है, बताओ कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वो सब हमने किस में देखा था बच्चों, स्टोशियोमेट्री में। ठीक है, और जैसे N2 प्लस में 3H2 रिएक्ट कर रहे हैं, क्या देना है, 2NH3। ठीक है, अब बच्चों इसका स्टोशियोमेट्री क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, यानी कि जो भी इन एलिमेंट्स के आगे जो भी नंबर लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। और इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 से, और क्या दे रहा है हमें 2 मोल NH3। ठीक है बच्चों, फिर हमने बात कर ली थी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर बैलेंस करो ऑक्सीजन को, फिर बैलेंस करो हाइड्रोजन को। कुछ इस तरह से स्टेप को फॉलो करते हैं तो ईजिली हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हो जाती है। फिर हमने बात कर ली थी लिमिटिंग रिएजेंट की। ठीक है, कि लाइक लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर जो भी हमारा रिएक्टेंट लेस अमाउंट में है, ठीक है, और जो डिसाइड कर रहा है प्रोडक्ट कितना बनेगा, वही होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड डिसाइड प्रोडक्ट अमाउंट, कि प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा। एग्जाम्पल से समझा था कि मान लो एक ब्रेड और एक टमाटर को मिला रहे हैं, एक टमाटो को मिला रहे हैं, हमें मिल रहा है एक सैंडविच। हमने 2 ब्रेड मिलाए, हमने 2 ब्रेड किया, 2 टमाटो मिलाए, हमें कितने सैंडविच मिलेंगे बच्चों, 2।
अब हम बच्चों मान लो हमने 40 ब्रेड के साथ 3 टमाटो मिलाए, हमें कितने सैंडविच मिलेंगे बच्चों? 3 सैंडविच। क्यों? क्योंकि ये टमाटर चाहिए ना हमें, कि लाइक एक सैंडविच के लिए एक टमाटर लगेगा, बट इधर इधर तो 3 ही है, तो कितने सैंडविच मिलेंगे बच्चों? 3। तो इस केस में 3 टमाटर क्या हो गए हमारे लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कितने सैंडविच बचेंगे। बच्चों मान लो अब इधर हो गए 500 ब्रेड, इधर है 10 टमाटो, सैंडविच कितने मिलेंगे? 10 सैंडविच। क्यों? क्योंकि टमाटो कम है ना, तो टमाटो डिसाइड करें कि कितने सैंडविच बनेंगे। तो टमाटो हमारी क्या होगी? लिमिटिंग रिएजेंट, जो डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है बच्चों, इतनी सिंपल सी बात। ठीक है, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन में? सबसे पहले तो रिएक्टेंट के मोल निकालो। अब जो भी मोल निकले उनको स्टोशियोमेट्री से डिवाइड करो। स्टोशियोमेट्री की हमने बात करी थी ना। अब बच्चों जो भी उन रिएक्टेंट का सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। हमने ये सब एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से समझा था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हमने बात कर ली थी कंसंट्रेशन टर्म की, लाइक सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन वगैरह को कैसे निकालते हैं। हमने बात कर लिया था कि सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या सॉल्यूट बच्चों होता है हमेशा लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में, ना कि ज़्यादा अमाउंट में। जैसे हमने मान लो 1 किलो पानी के अंदर 10 ग्राम चीनी को मिला दिया, तो इस केस में 10 ग्राम क्या हो गया हमारा? 10 ग्राम चीनी क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट। और हमारा पानी क्या हो गया? जो 1 kg हो गया सॉल्वेंट, वो ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, फिर हमने बात कर ली थी मास परसेंटेज की, वॉल्यूम परसेंटेज की, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। इनको निकालने का कितना सिंपल तरीका है बच्चों? मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 कर दो। ठीक है, इसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज V/V को कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 से, हमें क्या मिल जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। इसको बच्चों हम W/V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो अब तुम्हें गिवन है 10% मास बाय मास ग्लूकोज, या तुम्हें गिवन है 10% W/W ग्लूकोज। इसका बच्चों मतलब क्या आ जाएगा? 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, कि 10 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मान लो तुम्हें दिया हुआ है 10% इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? 10 ml इथाइल एल्कोहल है, डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, है ना, अगर मान लो वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब बच्चों बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की। बच्चों मान लो तुम्हें 2 लिक्विड गिवन है। अब बच्चों बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की। मान लो तुम्हें 2 लिक्विड गिवन है। लिक्विड ए के मोल तो हैं Na, लिक्विड बी के मोल है Nb। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए निकालो, तो क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ लिक्विड ए रखो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी कैसे आ जाएगा बच्चों? मोल्स ऑफ लिक्विड बी रखो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। कुछ इस तरह से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और हाँ, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन बच्चों कितना होता है? 1 होता है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात कर ली थी मोलैरिटी की, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। कि ठीक है, जितने भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं उसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की? मोल पर लीटर या कैपिटल M। फिर हमने बात कर ली थी मोलैरिटी की। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, कि सॉल्यूट के मोल्स निकालो, डिवाइड कर दो मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ठीक है, तो इधर से हमारी यूनिट क्या आ जाएगी मोलैरिटी की? मोल पर kg, या फिर बच्चों इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी सी सिंपल सी बात थी। फिर हमने एक पार्ट्स पर मिलियन की बात कर ली थी, ppm। 1 मिलियन का मतलब बच्चों क्या होता है? 10 लाख। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब बच्चों वेरी लो कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो तुम्हें गिवन है 5 ppm फ्लोरीन इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? वो 5 फ्लोरीन 10 लाख वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, कुछ इस तरह से कि लाइक ppm मतलब कि लाइक पार्ट पर मिलियन, कि लाइक 10 लाख मॉलिक्यूल के अंदर इतने मॉलिक्यूल, है ना, कि लाइक पर मिलियन। कुछ इस तरह से पार्ट पर मिलियन को भी डिफाइन करते हैं, अभी हमने देख लिया था। तो बच्चों इस तरह से हमारी कंसंट्रेशन टर्म भी खत्म हुई। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं टेस्ट के साथ।